नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ हैं सैयद मुर्तज़ा। देखिए, यूक्रेन और रूस की जंग जो है वो अपने सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अहम मुकाम पर पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होनी है अलास्का में, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी चीज़ इस जंग में निकलकर सामने आई है और वो है डोनाल्ड वर्सेस डोनाल्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी तरफ जो डोनाल्ड है वो कौन है। तो डोनाल्ड वर्सेस डोनाल्ड की इस लड़ाई में, इस खींचतान में यूक्रेन का क्या होगा, ये दो डोनाल्ड हैं कौन, और अगर इन दोनों डोनाल्ड के बीच सहमति नहीं बनी तो लड़ाई का रुख क्या बनेगा। सबसे पहले हमें ये बताइए, डोनाल्ड वर्सेस डोनाल्ड मतलब रूस और यूक्रेन की जंग में ये डोनाल्ड वर्सेस डोनाल्ड वाला जो एंगल आया है वो बड़ा अजीब है। सुहेल, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और पोलैंड के प्रधानमंत्री जो है डोनाल्ड टस्क, उन्होंने कह दिया है कि इस युद्ध को यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। मतलब पूरा यूरोप जो है वो कुछ ऐसा करेगा कि यूक्रेन इस युद्ध को हारेगा नहीं। अब पोलैंड की इस पूरे क्या कहते हैं बातचीत जो हो रही है अलास्का में, इसको लेकर जो एंट्री हुई है, ये इसकी टाइमिंग बहुत खास है। अब ये समझ लीजिए कि 15 अगस्त को ये मीटिंग होनी है और इस वक्त जर्मनी जो है वहां पर वर्चुअल मीटिंग होनी है जिसमें यूरोप के नेता हैं और साथ में जेलेंस्की भी हैं, और ये मीटिंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ होगी। और इस मीटिंग से पहले जो है वो डोनाल्ड टस्क, जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया है कि इस युद्ध में अगर यूक्रेन की बात नहीं मानी गई तो ये युद्ध जो है वो और तेज होगा और यूरोप जो है, खासकर पोलैंड जो है, वो यूक्रेन को हारने नहीं देगा। तो एक तरह से पूरे यूरोप ने लामबंदी कर ली है, लामबंद हो गए हैं रूस के खिलाफ। अब ये जो लामबंदी हुई है, ये जो एकजुटता पूरा यूरोप दिखा रहा है, उसकी बड़ी वजह खुद पुतिन है। पुतिन अभी चंद महीने पहले की बात है, एक बच्चे के साथ उनका एक जो इंटरैक्शन था वो टीवी पे दिखाया गया। उस इंटरैक्शन में उन्होंने पूछा उस बच्चे से, व्लादिमीर पुतिन ने, कि रूस का बॉर्डर कहाँ तक है। तो उस बच्चे ने अपना जो नॉलेज था उसके हिसाब से सही बताया कि बोरिंग सी तक जो है वो रूस का बॉर्डर है, और उसका जवाब पुतिन ने ये दिया कि रूस का बॉर्डर पूरी दुनिया तक है। तो मतलब जो एक्सपेंशनिज्म है, जो वो बॉर्डर को फैलाना चाहते हैं, वो सबसे बड़ा खतरा यूरोप के लिए बना हुआ है। और इसीलिए ये जो लामबंद हुए हैं यूरोप के देश, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर यूक्रेन कमजोर पड़ा, यूक्रेन एक फ्रंट की तरह रूस की जो पूरी आंधी है उसको इस वक्त रोके हुए है, और अगर यूक्रेन कमजोर पड़ा या यूक्रेन की इस जंग में हार हुई तो फिर पूरे यूरोप का मुहाना जो है वो खुल जाएगा रूस के लिए। और सबसे पहली कैजुअल्टी इसके अंदर पोलैंड होगी, क्योंकि पोलैंड जो है वो बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है रूस के साथ। लेकिन क्या बेलारूस और यूक्रेन के साथ, और क्या साथ में कालिनिंग्राद जो है वो पोलैंड के साथ ही है। तो वो एक ऐसा इलाका है जहां पर पोलैंड की और रूस की डायरेक्ट टक्कर हम देख सकते हैं। लेकिन क्या यूरोप के लिए ये मुमकिन है? अभी जिस तरह का रुख ट्रंप ने अपनाया हुआ है, और ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे लड़ाई बंद हो जाए, चाहे भले यूक्रेन को अपनी ज़मीन सौंपनी पड़ जाए, पुतिन को भले यूक्रेन के लिए टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है उसको छिन-भिन कर दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप ऐसा नहीं चाहता। तो ये जो पूरा खींचतान चल रही है, अल्टीमेटली इस मीटिंग में निकलेगा क्या? देखिए, ये पूरी लड़ाई जो है एक दूसरे को पीछे धकेलने की है। अब रूस ने जब ये युद्ध शुरू किया था तब उन्होंने नेटो को पीछे धकेलने की कोशिश की, और इसीलिए उनकी फौज जो है वो यूक्रेन में घुसी, और तब से हम ये युद्ध देख रहे हैं। लेकिन जो नेटो है उसकी कोशिश है कि रही है 90 के दशक बाद में कि नेटो का एक्सपेंशन हो, और इस दौरान ना सिर्फ पोलैंड बल्कि रोमानिया और बाकी जो बाल्टिक देश हैं वो नेटो का हिस्सा बने। तो पुतिन ने इसको, या रूस ने इसको अपने लिए थ्रेट माना, और यही वजह है इस पूरे युद्ध की। अब यहाँ पर जब अलास्का में जब बातचीत होनी है, और डोनाल्ड टस्क जो हैं, जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब ये बात कही है तो इसके बड़े मायने हैं। देखिए, आपने ये बताया कि पोलैंड जो है वो कितना क्रूशियल स्टेट है यूक्रेन के बाद, जहाँ पर अगर ये युद्ध नहीं रुका और पुतिन जो है वो आगे बढ़े तो उनका पहला टारगेट जो होगा पोलैंड होगा। और पोलैंड ने पिछले 3 महीने के अंदर अपनी जो डिफेंस फोर्सेस है उस पर बहुत ध्यान दिया है। ट्रंप ने तो बाद में कहा कि हम जो पूरे नेटो का बजट जो है हम 5% चाहते हैं, लेकिन पोलैंड ने
पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी कि वो अपने डिफेंस बजट को 2% से 5% ले जाए और उसने वहां जो आम शहरी हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। अभी 2 लाख फौज है, उसका टारगेट है कि वो फौज को 5 लाख तक ले जाए। तो आप ये समझ सकते हैं कि मैन पावर को लेकर भी जो पोलैंड है वो तैयार हो रहा है। और इसकी एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, 4 महीने पहले जो वहां के राष्ट्रपति थे आंद्रे दूदा, जो अभी इसी महीने उन्होंने पद छोड़ा है और नए राष्ट्रपति बने हैं। तो आंद्रे दूदा ने मार्च के महीने में मेरे ख्याल से कहा था कि अमेरिका हमें एटम बम दे। जिस तरह पूरे यूरोप में 5 लोकेशन पे अभी अमेरिका का एटम बम है, बेल्जियम है, इटली है, जर्मनी है, तुर्की है। इसके साथ वो चाहते थे कि पोलैंड में भी अमेरिका के एटम बम रखे जाएं ताकि वो पुतिन को डरा सकें, दूर रख सकें और पुतिन जो है वो पोलैंड पे हमला नहीं करें, ऐसी वो गलती ना करें। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी टेंशन है इस वक्त यूक्रेन के बाद पोलैंड को लेकर कि पोलैंड ने परमाणु बम मांगा अमेरिका से, और क्योंकि उसे लगता है कि अब आने वाले वक्त में यही खतरा उसके सामने होगा। तो जैसे जैसे ये क्रूशल मीटिंग का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे जो एक्टर्स हैं इस पूरे जंग के थिएटर के अंदर वो बढ़ते जा रहे हैं। अब यूरोप के अंदर लीडर्स जो हैं वो बहुत एक्टिव हो गए हैं। अब मैं आपको 5 नाम गिनवाता हूं जो इस वक्त सुपर एक्टिव हैं। सबसे पहले हैं ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उसके बाद इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, उसके बाद पोलैंड का जैसे हम लगातार जिक्र कर रहे हैं डोनाल्ड टस्क, फ्रांस के इमानुएल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्श। ये 5 लोग जो हैं ये सुपर एक्टिव हो चुके हैं कि किसी भी तरह से यूक्रेन को कमज़ोर ना पड़ने दिया जाए। तो ये 5 लोग भी अपनी तरफ से प्रेशर लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर कि डोनाल्ड ट्रंप जो पहले शर्त रख रहे हैं कि ज़मीन देनी पड़ेगी, कुछ ज़मीन का फेरबदल होगा, ज़मीन की अदला बदली होगी, वैसा ना हो। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर एक बार हमने पुतिन की इस एक्सपेंशनिज्म जो है उसकी बात मान ली, आपको ध्यान होगा, मैं आपको वापस एक बार पीछे लेकर जाना चाहूँगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हिटलर को लेकर भी अपीजमेंट पॉलिसी अपनाई गई थी। हिटलर ने जब देशों पर हमला करना शुरू किया था, अपनी फौजों को एक्टिव किया था, तो उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई थी। ये माना गया था कि हम इनको थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे तो फिर ये ज़्यादा आगे हमला नहीं करेंगे। और उस अपीजमेंट पॉलिसी की वजह से ही वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो लोग मानते हैं कि हुआ था। तो यहाँ पर यूरोप उस खतरे को मोल नहीं लेना चाहता। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से पुतिन को अपीज किया जाए, ज़मीन देके उनको खुश करने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर थोड़ी भी ज़मीन यूक्रेन की दी गई तो फिर उनका जो लालच है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इस सब के बीच पुतिन जो है वो अपनी वॉर तैयारियों पे पूरी तरह से लगे हुए हैं। किम जोंग उन से फिर बातचीत की है उन्होंने। हाँ, देखिए अब जिस तरह यूरोप पीछे खड़ा हुआ है जेलेंस्की के, वैसे ही पुतिन ने बताया है कि वो अकेले नहीं हैं और ये सब जो चीज़ें हुई हैं वो अलास्का की मीटिंग से पहले हुई हैं। पुतिन ने किम जोंग उन जो हैं उत्तर कोरिया के शासक, उनसे बात की है और इस बातचीत में ख़ास ये है कि कोरिया का जो नेशनल टेलीविज़न है उसने कहा है कि पुतिन ने उत्तर कोरिया को शुक्रिया कहा है क्योंकि कुर्स्क में उत्तर कोरिया के सैनिक लड़े और उसकी वजह से पुतिन ने यूक्रेन की फौज को खदेड़ दिया। तो ये एक बहुत बड़ी एक जो हम कहें कि ऑफिशियली इस बात को माना गया है कि उत्तर कोरिया की जो फौज है बड़ी तादाद में वो कुर्स्क में लड़ी है। और एक तरह से देखें तो ये एक जिसे हम वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं कि जो खतरा है वो कैसे सामने है कि यूक्रेन के साथ अगर नेटो की फोर्स हैं तो पुतिन के साथ उत्तर कोरिया है और जेलेंस्की ऐसे इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि चीन की फोर्स लड़ रही है और उज़्बेक हैं, ताजिक हैं और पाकिस्तानी लड़ाके जो हैं वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात कही है मुर्तज़ा ने। ऑफिशियली अभी तक नॉर्थ कोरिया ने ये नहीं माना था इससे पहले, जबकि बार बार उनके फौजी सामने आते रहे, फौज का आता जाता लोगों ने देखा, जेलेंस्की इस पर आरोप लगाते रहे, कुछ नॉर्थ कोरियन फौजी पकड़े भी गए जिनको बाद में टेलीविज़न पे दिखाया भी गया। लेकिन ये पहली बार अफर्मेटिवली खुद माना है कि हाँ हम इस लड़ाई में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और ये एक बहुत बड़ी इसको आप रेवोल्यूशन समझिए कि सामने आकर ये मानना कि हाँ इनकी लड़ाई में हम भी शामिल हैं।
अब अगर इस तरह से किम जोंग उन का रवैया है, नॉर्थ कोरिया का रवैया है कि खुलकर रूस के साथ आ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आपकी कुछ भी समझिए, लेकिन एक पारिया स्टेट है, एक ऐसा स्टेट है जिसके साथ किसी भी तरह का कोई भी तालमेल जो है वो दूसरों को बहुत अजीब लगता है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि रूस इतनी क्लोजली काम करे नॉर्थ कोरिया के साथ, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा रहा है। अगर अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा किसी से है तो वो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन है, और दूसरा वो मानते हैं कि ईरान के पास अगर एटम बम आ गया तो हमारे लिए पूरा मिडिल ईस्ट अनसेफ हो जाएगा। और शायद इसीलिए ईरान पर भी लगातार दबाव जो है इजराइल के थ्रू बनाया जा रहा है। अभी एक वाटर बॉम्ब, अब आप सोचेंगे वाटर बॉम्ब क्या है, एक वाटर बॉम्ब नेतन्याहू ने ईरान के ऊपर गिराया है, खामनेई के ऊपर गिराया है। क्या है वो वाटर बॉम्ब? देखिए, नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को मैसेज दिया है। मैसेज इसलिए क्योंकि ईरान में पानी की दिक्कत को लेकर वहाँ पे एक तरह से अलर्ट किया गया है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि ईरान के जो बांध है, जो डैम है, उसमें पर्याप्त पानी ना हो उनकी ज़रूरत के हिसाब से। तो इस तरह की जब रिपोर्ट्स आई तो नेतन्याहू ने ईरान जो है, ईरान के लोगों को एक मैसेज दिया, एक स्टेटमेंट जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान अगर अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर बगावत कर दे, वहाँ के लोग बगावत कर दें, तो हम उसकी ये मदद कर सकते हैं। वहाँ पानी की दुश्वारी बिल्कुल नहीं होगी और कोई किल्लत नहीं होगी, इजराइल उनकी पूरी मदद करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से नेतन्याहू ये बात जो कर रहे हैं वो जानते हैं कि ईरान में इस टाइम मूड क्या है। 2 महीने पहले ही ईरान और इजराइल की जंग लड़ी हुई है और 12 दिन के युद्ध में ईरान ने दावा किया है कि उसने 21,000 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इजराइल को ईरान के खिलाफ हमले में मदद की थी। अब आप सोच लीजिए कि ईरान में जो एक तरह से देखा जाए कि देश विरोधी गतिविधियों में अगर 21,000 लोगों को पकड़ा गया है, तो आप सोच सकते हैं कि ईरान के अंदर कितना बड़ा जो है वो खुफिया ऑपरेशन चल रहा है। तो नेतन्याहू के इस वाटर बॉम्ब को एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह भी समझा जा सकता है। मतलब एक तरह से देखिए, 2 स्टेटेड मिशन थे। जब इजराइल ने पहली बार ईरान पर हमला किया था जो 12 दिन की लड़ाई में, तो 2 स्टेटेड मिशंस थे। पहला मिशन ये था कि किसी भी तरह से उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम ख़त्म कर देंगे, और दूसरा ये था कि अगर मुमकिन होगा तो रेजीम चेंज करेंगे। क्योंकि इजराइल और अमेरिका ये जानते हैं कि जब तक ईरान में रेजीम चेंज नहीं होता, सरकार चेंज नहीं होती, आयतुल्लाह खामनेई को हटाया नहीं जाता, तब तक वहाँ पे लोगों की और मतलब जो पूरा उनका पॉलिटिकल क्लास है उसकी सोच बदलना बहुत मुश्किल है। इसलिए रेजीम चेंज करने की कोशिश शुरुआत से थी, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। आप सरकार वही की वही रही। बहुत सारे टॉप लीडर्स को मार भी दिया गया, प्रेसिडेंट पेजिशकियान पर हमला भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद रेजीम चेंज में फेल हो गए। लेकिन और दूसरी तरफ जो और एक खबर निकल कर आ रही है ईरान से, वो ये है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो दोबारा से एक्टिवेट कर दिया। और इस बार जो एक्टिवेशन किया गया है वो बहुत सोच समझ के किया गया है। जैसा आपने बताया कि जो खुफिया तंत्र था इजराइल का ईरान में, उसको तो टोटली ख़त्म कर ही दिया गया। उसके अलावा अपने साइंटिस्ट की जो सेकेंड लाइन थी उसकी सेफ्टी के लिए बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं, और उन सब को सीक्रेट लोकेशंस पे शिफ्ट कर दिया गया है। न सिर्फ साइंटिस्ट को, उनकी फैमिलीज तक को शिफ्ट कर दिया गया। अब ये जो शिफ्टिंग की गई है ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ईरान ये मान के चल रहा है कि इजराइल फिर से अटैक जरूर करेगा। देखिए, युद्ध विराम हुआ है दोनों के बीच में, और युद्ध विराम जो है वो कब टूटे इसका अंदाज़ा मेरे ख्याल से ट्रंप को भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि नेतन्याहू क्या सोच रहे हैं, उनकी जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है इजराइल में वो क्या हो रही है। क्योंकि अभी ये ख़तरा था कि वहाँ पे सरकार भी जा सकती है। जो इजराइल के मंत्री हैं वो एक तरह से बागी हो गए थे नेतन्याहू के ख़िलाफ़। तो नेतन्याहू क्या सोच रहे हैं ईरान को लेकर, ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ईरान की तैयारी जो है वो 13 जून को जो हमला हुआ था उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पे बदली है। और ईरान जो है वो अभी समझ लीजिए कि 24/7 जो है वो युद्ध के लिए एक तरह से वो तैयार रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो जानता है कि अगली बार जब अटैक होगा तब भी कोई वार्निंग नहीं आएगी, और मुमकिन है कि तब जो लड़ाई है और ज़्यादा लंबी चले, क्योंकि तब जो है युद्ध विराम की गुंजाइश जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये जो धमकियां देने का सिलसिला है ये इजराइल की तरफ से लगातार चल ही रहा है। जो उनके मंत्री हैं इजराइल कार्ड्स,
उन्होंने भी धमकी दी थी और उन्होंने तो डायरेक्टली जो आयतुल्ला खामनेई हैं सुप्रीम लीडर ईरान के, उनको एड्रेस करते हुए कहा कि आप जब बंकर से बाहर निकलो तो भनभनाहट को सुनना अपने चारों तरफ। भनभनाहट का मतलब यही है कि या तो कोई ड्रोन आपके इर्द गिर्द मंडरा रहा होगा या कोई टोही जहाज आपके ऊपर मंडरा रहा होगा और आपको निशाना बनाया जाएगा। तो ये खुलकर खुलेआम धमकी दी जा रही है एक हेड ऑफ द स्टेट को। ईरान के आयतुल्ला खामनेई को खुलेआम धमकी दी है इजराइल कार्ड्स ने। तो ये दर्शाता है कि भले लड़ाई अभी रुकी हुई है लेकिन असल में अंदर खाना जंग जो है वो दोनों तरफ से जारी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ईरान जो है वो बहुत एक्टिव मोड में है, 24/7 जो है उनकी तैयारी चल रही है और उसी तैयारी के अंदर उन्होंने साइबर वॉरफेयर को भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाने की कोशिश की है। देखिए आप जानते हैं कि ईरान जो है वो टेक्नोलॉजिकली शायद उस तरह से मुकाबला नहीं कर सकता। इजराइल जो है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, लेकिन जिस तरह के काउंटर मेजर्स उन्होंने उठाए हैं वो ये दर्शाता है कि जो उनका चेन ऑफ कमांड है वो बहुत एक्टिव है और पिछली गलतियों से सीख भी रहा है। देखिए ईरान अपनी ताकत पे लड़ता है और कोई भी जो पावर होती है, कोई भी देश है, अगर वो अपनी अपनी मजबूती, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को उसका इस्तेमाल करके लड़े तो उसे कामयाबी मिलती है। और हमने देखा है 12 दिन का जो युद्ध हुआ, ईरान के स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या थे? उसकी मिसाइल थी। ईरान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था उसका? शुरू में हिजबुल्ला कहें या फिर यमन से जो हूथी हैं, उन्होंने जिस तरह से इजराइल पे हमला किया और उनको युद्ध विराम करने के लिए मजबूर कर दिया, खासकर उत्तरी इजराइल की तरफ। तो ये एक ऐसे पॉइंट्स थे जिसे लेकर ईरान ने बहुत बेहद मैं कहूँगा बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल किया है अपने अपोनेंट के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। और यही चीज़ उसने 12 दिन के युद्ध में दिखाई है। ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है लेकिन उसके पास ड्रोन पावर अच्छी है और अमेरिका जानता है कि अगर ईरान जो है जिस तरह से उसने ड्रोन के उत्पादन किए हैं पिछले 5 से 10 सालों के बीच में, उसका मुकाबला जो है ना सिर्फ अमेरिका बल्कि मतलब इजराइल ना फिर जो आसपास के जो अरब देश हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में आप ये चीज़ देखिए कि जो ट्रम्प जो है अब इस पूरे, चाहे वो ईरान का इलाका हो, ईरान इजराइल का इलाका हो या फिर यूक्रेन को, यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है कि ट्रम्प को लेकर जो विश्वसनीयता जो है वो एक बहुत बड़ी क्राइसिस में है। मतलब कि ना आप इजराइल को लेकर ये कह सकते हैं कि वो ट्रम्प की बात मानेगा, ना ही आप यूक्रेन को लेकर कह सकते हैं कि वो ट्रम्प की बात मानेंगे। तो अब जब अलास्का में बातचीत हो रही है तो पूरी जो क्रेडिबिलिटी जो है ट्रम्प की वो भी बहुत ज़्यादा दांव पे लगी हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी के बारे में तो हम भले कितनी ही बात करें वो कम पड़ जाएगी, क्योंकि जिस तरह का उनका रवैया है, जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया के इकोनॉमिक्स को हिला दिया है अपने टैरिफ वॉर से, वो सबके सामने है और वो एक मुसीबत बनता जा रहा है। इकोनॉमिकली बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ दिया है, बहुत सारी दोस्तियों को ख़त्म कर दिया है और इसी वजह से उनकी विश्वसनीयता जो है वो बहुत कम हुई है। और ये जो मीटिंग है, ये जो अलास्का के अंदर मीटिंग होनी है डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा, भले वो किसी भी तरफ रहे, वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक मैंडेट होगा, एक उनके ऊपर इशारा करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने यूक्रेन के साथ, जिस तरह से उन्होंने कहा कि यूक्रेन को अपनी ज़मीन देनी पड़ेगी, अगर यूक्रेन को ज़मीन देने की बात उन्होंने कही तो मुझे लगता नहीं कि ज़ेलेंस्की उसके लिए राज़ी होंगे या यूरोप उसके लिए राज़ी होगा। देखिए सुहेल, इससे पहले कि आप ख़त्म करें, एक बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ बता दी जाए कि जो ट्रम्प जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं पुतिन के साथ, मुद्दा है यूक्रेन का और इस पूरी मीटिंग में यूक्रेन शामिल नहीं है। और यूरोप जो है वहाँ पर ये बात उठ रही है कि भाई इसमें सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो अगर मीटिंग में मौजूद नहीं होगा तो क्या होगा। अब ट्रम्प की प्रवक्ता जो है कैरोलिन लिविट, उनसे एक जब सवाल पूछा गया कि भाई क्या आगे इस मीटिंग में यूक्रेन शामिल होगा, क्या ऐसा मुमकिन है, तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे और ये अभी एक तरह से एक लिसनिंग एक्सरसाइज है, बात सुनने की कोशिश की जा हाँ, रही है। अब किसकी बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं? ट्रम्प की, यानी कि ट्रम्प जो है पुतिन की। अब इसका मतलब ये है कि ट्रम्प अगर अलास्का में मीटिंग कर रहे हैं तो पुतिन की सुनने जा रहे हैं। हाँ। मतलब वो एक तरह से उनसे सबक ले रहे हैं, या फिर हम कहें कि जो पुतिन कहेंगे उसे मान लेंगे और उसको आगे
यूरोप को या फिर ज़ेलेंस्की को फॉरवर्ड कर देंगे। अब यही सबसे बड़ी शिकायत जो है यूरोप को है कि भाई सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो यूक्रेन है और हम भी हैं, क्योंकि यूक्रेन के बाद कौन होगा? यूक्रेन के बाद जो टारगेट होगा वो यूरोप होगा। अगर आप हमें ही शामिल नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा? तो इसी वजह से ये डोनाल्ड वर्सेस डोनाल्ड वाली बहस शुरू हुई है, क्योंकि अगर यूरोप को शामिल नहीं किया जाता और रूस की सारी बातें मान ली जाती हैं, यूक्रेन को हारने पर मजबूर किया जाता है, तो अगला जो निशाना लॉजिकली दिखाई दे रहा है वो पोलैंड है। और इसीलिए पोलैंड के डोनाल्ड टस्क जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ गए हैं। डोनाल्ड वर्सेस डोनाल्ड, और डोनाल्ड वर्सेस डोनाल्ड की इस जो खींचतान है इसका असर क्या होगा, ये आने वाला दिन बताएंगे।